Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 25th of September 2024. तो गाइज आज है तारीख 25 सितंबर 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। ना हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है श्रीलंका को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। याद होगा कल के वीडियो में हमने कूदियत्तम के बारे में पढ़ा था, तो इसके रेफरेंस में आपके पास में 4 ऑप्शन से बताना है चारों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन बोलता है कि कूदियत्तम एक क्लासिकल डांस फॉर्म है तमिलनाडु का, जिसका मेन फोकस होता है सोलो परफॉर्मेंसेस के ऊपर में। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि ये एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म है जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है और अपने एक्रोबैटिक मूवमेंट्स के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बोलता है क्या ये क्लासिकल संस्कृत थिएटर ट्रेडिशन है फ्रॉम केरला, जिसके अंदर में जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस यहाँ पे बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। या चौथा स्टेटमेंट बोलता है कि ये एक फोल्क डांस है फ्रॉम कर्नाटका, जो कि परफॉर्म किया जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के दौरान। तो बताइए यहाँ पर चारों में से कौन सा सही उत्तर है। कल ही मैंने आपको पढ़ाया है, आपको इसका आंसर देना ही होगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और एक बार देख लेते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। सबसे पहले पेज नंबर 1 पर आओगे तो पहला टॉपिक मिल जाएगा जहां पे भारत और यूक्रेन के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है। वैसे तो कई बार इस आर्टिकल के बारे में चर्चाएं हम कर चुके हैं, प्रॉपर नोट्स आपको बनवा कर दे चुका हूं भारत और यूक्रेन के संबंध को लेकर। फिर भी अभी जो अपडेट आया है इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है पीएम मोदी जब यूएस गए क्वाड समिट को अटेंड करने के लिए, यूएन समिट को अटेंड करने के लिए, तो उस दौरान दोस्तों आते वक्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ में कुछ मीटिंग हुई है। तो वो मीटिंग में क्या चीज़ें निकल कर आई हैं वो यहाँ पे आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया। उसके अलावा पेज नंबर 1 पर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आज का आर्टिकल ऑफ द डे। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम का है। बात हो रही है स्टबल बर्निंग को लेकर। तो अभी स्टबल बर्निंग का केस सुप्रीम कोर्ट के पास में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर रिपोर्ट मांगी है स्टबल बर्निंग को लेकर, और इसके अगेंस्ट में हम क्या क्या कर रहे हैं उसको लेकर। स्टबल बर्निंग क्या है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसको यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके उपाय क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 12 पर अगर आप देख पाएंगे तो एक और बहुत ही ज़्यादा काम का आर्टिकल मिलेगा, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे बात हो रही है हमारी इंडियन आर्मी अपाची हेलीकॉप्टर्स को रिसीव करने वाली है इस साल दिसंबर के महीने में। साथ ही साथ में जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स होते हैं इसको अगले साल लद्दाख में तैनात किया जाएगा। तो हम समझेंगे अपाची हेलीकॉप्टर्स और साथ ही साथ में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के बारे में, इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है इंडियन आर्मी के लिए। फिर उसके बाद पेज नंबर 14 पर आएंगे, एक बहुत ही काम का आर्टिकल मिलेगा अगेन जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे बात हो रही है एक सर्वे के बारे में, वो है लेबर सर्वे। लेबर सर्वे बताता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो बेरोजगारी है, वो ज़्यादा तेजी से नहीं कम हुई है। अगर हम पिछले 2 सालों को देखें तो जो बेरोजगारी का दर है वो सेम रहा है। उसके बारे में इस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया। मैं आपको बताऊंगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के बारे में, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकता है, वो भी आपको एकदम क्लियर कट एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। देन उसके बाद में कल हमारे एक आर्टिकल रह गया था, आपको याद होगा, जो कल के अखबार में पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट था, जहां पे डिस्कशन हुआ है अफ्स्पा एक्ट को लेकर। तो यहां पे दोस्तों आज हम वो अपना पेंडिंग आर्टिकल भी कवर करने वाले हैं, जहां पे मैं आपको बताऊंगा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या है और इसको लेकर क्या क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में। ठीक है, इतनी बात दोस्तों क्लियर हुई, लेकिन ये सब तो डिस्कशन रहेगा वीडियो में। उससे पहले हमारा थंबनेल वाला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा काम का है और कल के अखबार में भी ये प्रेजेंट था। मैंने जानबूझकर डिस्कस नहीं किया था क्योंकि इस पे थंबनेल क्रिएट करना था। यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे कल के न्यूज़पेपर में ये प्रेजेंट है, जहाँ पे बात हो रही है रोबोटिक म्यूल्स जॉइन आर्मी, ड्रोन्स हाई ऑल्टीट्यूड टेंट्स अंडर इवैल्यूएशन। देखिए, जो हम लोग बात करते हैं भारतीय सेना की, इंडियन आर्मी आज हमारी प्रोटेक्शन कर रही है, हमारे देश की सुरक्षा कर रही है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर में। अब बॉर्डर्स पर अगर आप देख पाएंगे सभी जगह के बॉर्डर पर अलग अलग सिनेरियोज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर सीन अलग है, उसी प्रकार से अगर हम पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर देखें,
चाइना और इंडिया का बॉर्डर देखें, स्पेशली जम्मू कश्मीर वाले रीजन में चले जाएं, लद्दाख वाले रीजन में चले जाएं, तो वहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं और पहाड़ी इलाकों में जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी, ठंड बढ़ती चली जाएगी और उसको ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। सामान ऊपर ले जाना, वहाँ पे रह पाना, कहीं कहीं पर माइनस में आपको ये टेम्परेचर देखने को मिलेगा, इतने ठंड में कैसे रुक पाना, ये सब इश्यूज़ यहाँ पर वो फेस कर रहे हैं और देश की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि इन्हीं के लिए यानी कि इंडियन आर्मी के लिए हम कुछ और फीचर्स ऐड कर रहे हैं, जैसे रोबोटिक म्यूल्स लेकर आया जा रहा है। रोबोटिक म्यूल्स अभी बताया जा रहा है 100 रोबोटिक म्यूल्स जो हैं वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि पहाड़ी इलाकों पे हमारे आर्मी पर्सनल्स की मदद करने वाले हैं। कई सारे ड्रोन्स लाए जा रहे हैं और हाई ऑल्टीट्यूड टेंट्स को अभी तैयार किया जा रहा है। ये टेंट थोड़े स्पेशल हैं, ये ऐसे टेंट हैं कि इसके अंदर अगर हमारे आर्मी के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो अगर बैठ जाते हैं तो उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। मतलब ये टेंट ऐसा होगा जो कि -40 डिग्री सेल्सियस पे भी आप आराम से डिप्लॉय कर सकते हैं और आराम से उसके अंदर में सुकून से बैठ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर लेकर आई जा रही हैं। इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स कल पब्लिश हुए थे। आइए मैं एक एक करके आपको हर एक चीज़ बताता हूँ। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये रोबोटिक म्यूल्स होते क्या हैं। देखो, म्यूल्स का मतलब होता है खच्चर, लेकिन अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं रोबोटिक म्यूल्स की तो बेसिकली यहाँ पर बस खाली एक रोबोट के बेसिस पर इसको तैयार किया गया है। कुछ इस तरीके से ये दिखाई पड़ता है। अब ये करेगा क्या, ध्यान रखिए, हम लोग एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं म्यूल। अब म्यूल का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। यहाँ पर आप देख पाएंगे 4 पैर वाला ये रोबोट है। ये इतना ज़्यादा मजबूत है कि इसके ऊपर में आप 15 किलो तक सामान रख सकते हैं और ये 15 किलो के सामान को लेकर सीधा पहाड़ पर, चाहे कितनी भी खड़ी चढ़ाई क्यों ना हो, उस खड़ी चढ़ाई पे आराम से सामान को लेकर जा सकता है। इसमें वेरियस इक्विपमेंट्स को भी ऐड किया गया है जो कि हमारी इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। वही चीज़ यहाँ पे दोस्तों एक्सप्लेन की गई। तो दोस्तों जब बात आती है रोबोटिक म्यूल के बारे में तो ध्यान रखना, आर्मी ने अभी 100 रोबोटिक म्यूल्स को यहाँ पर अपने मतलब जो भी यहाँ पे ऐड किया है। उसके अलावा इसका डिज़ाइन देखेंगे तो डॉग शेप का ये रोबोट देखने को मिलेगा, जैसे हमने डिस्कस किया। इस तरीके से ये रोबोट आपको नज़र आएगा जिस पे ढेर सारा सामान रखा जा सकता है और ये सामान लेकर पहाड़ी इलाकों पे, चाहे कैसा भी इलाका हो दोस्तों, उस पे चल सकता है। स्पेशली क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी सामान को पहाड़ों पर ऊपर चढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है, और वो भी स्पेशली खड़ी चढ़ाई की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाले रोबोट्स हैं। इवन केवल सामान ढोने के लिए नहीं, इनका यूज़ कर सकते हैं सर्विलांस के लिए, निगरानी रखने के लिए। छोटा मोटा लोड एकदम कठिन जगह पे अगर ले जाना है तो वहाँ पे आराम से ले जाया जा सकता है। और ख़ास बात तो यहाँ पर यह है कि इस रोबोट को ऐसे तैयार किया गया है कि कैसा भी टेम्परेचर हो, कैसा भी वेदर हो, चाहे -40 डिग्री हो, चाहे +55 डिग्री सेल्सियस क्यों ना हो, यानी भीषण गर्मी हो चाहे भीषण ठंडी हो, दोनों ही कंडीशंस के अंदर में बहुत आराम से ये ऑपरेट करने वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 15 किलोग्राम तक का वजन को लेकर ये ट्रैवल कर पाएगा। एंड्योरेंस की बात करेंगे तो ये हर एक प्रकार के वेदर में आराम से रह सकता है, लगभग 3 साल तक लगातार चल सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे, मान लो आपका क्वेश्चन हो कि अगर सर्दी है, ओस वगैरह पड़ेगी, पानी रहेगा तो पानी से मशीन्स ख़राब हो जाएंगी, तो दोस्तों इसको इस तरीके से तैयार किया गया है कि ये वाटर प्रूफ है। अगर वाटर इसके अंदर भी जाएगा तो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये रोबोट नदियाँ पार कर सकते हैं। फिर सेंसिंग की जब बात आती है तो उसके अंदर में ये ताकत है कि आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स है उसको यहाँ पर ये रिकग्नाइज कर पाएगा, पहचान पाएगा। इतना ही नहीं, ये जो म्यूल है इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन है सर, ये चलेगा कैसे? तो दोस्तों ये रिमोट कंट्रोल है, रिमोट के बेसिस पे तैयार किया गया है। आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। इवन इसको वाईफाई या फिर LTE जो हमारे नेटवर्क्स हैं उसके माध्यम से भी इसको चलाया जा सकता है। उसके अलावा जो ये म्यूल है इनके अंदर में जितना भी प्रोग्राम वगैरह है ये सब पहले से ही फिट किया जाता है, यानी कि एक प्रीफेड मिशन है कि भाई अपने मिशंस ये हैं, उसी को आपने यहाँ पर क्या करना है, कंडक्ट करना है। उसके अलावा इन म्यूल्स के अंदर पे छोटे छोटे आर्म्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। मान लो छोटे छोटे यहाँ पर हथियार भी इसमें यूज़ करे गए हैं ताकि कॉम्बैट पर्पस के लिए कोई यहाँ पर लड़ाई वगैरह हो तो उसमें यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सके, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, आई होप आपको इन म्यूल्स के बारे में क्लियर हो चुका है। ये हमारी मदद करेंगे इंडियन आर्मी की। उसके अलावा जो टेंट तैयार किया गया है इसका नाम है पीक पॉड। ये वो टेंट आपको देखने को मिलेगा चाहे कितनी ही भी खतरनाक गर्मी क्यों ना हो, उस गर्मी में यहाँ पर ये गर्मी बोल रहा हूँ, कितनी ही खतरनाक ठंड क्यों ना हो, यहाँ पे बोला जा रहा है -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस में अगर आप इस टेंट का यूज़ करेंगे, आपका
बॉडी के अंदर में ये गर्मी को मेंटेन करके रखेगा। इस तरीके से इसको रेडी किया गया। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल का ऑप्शन है, उसके अलावा बायो टॉयलेट्स इसके अंदर ही प्रोवाइड करवाए गए। पोर्टेबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, इधर से उधर आप ट्रैवल कर सकते हैं लेकर। एयर क्वालिटी यहाँ पर मेंटेन की गई है, इको फ्रेंडली है ना, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। सोलर पावर के बेसिस पे यहाँ पर चलने वाला है ये। उसके अलावा इसमें कार्बन एमिशंस यहाँ से कुछ भी नहीं होने वाले। तो इस तरीके से यहाँ पर इस टेंट को रेडी किया गया है, जो कि अभी इंडियन आर्मी के लिए तैयार हो रहा है। इसके ऊपर में बहुत सारे जो काम है वो चल रहे हैं, समझ गए। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए रेलिवेंट होने वाली है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा भी आप लोगों ने देखा, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स और भी कवर करने वाले हैं। उसमें भी प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमारा रहने वाला है। वो सब डेटा दोस्तों यहाँ पर एक ही जगह पे आपको कंपाइल करके दे दिया जाता है। एक ऐसा PDF जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा PDF जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है यहाँ पर, जिसमें सभी करंट अफेयर्स का कॉन्टेंट पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ग्रुप में स्क्रॉल करते करते करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, चाहे तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो कोई पुराना कंटेंट है उसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके पास में डेमो वीडियो का लिंक भी होगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है, जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल हमारे आज के अखबार में पेज नंबर 1 पर ही प्रेजेंट है। बात हो रही है वी वांट आंसर्स। और ये बात किसने बोली है, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट बोलता है भैया हमको आंसर चाहिए। और ये किस चीज़ को लेकर मांग रहे हैं, स्टबल बर्निंग को लेकर। स्टबल बर्निंग को लेकर क्या क्या किया जा रहा है, इसको लेकर एक रिपोर्ट मांगी है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की साइड से, कि स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स को लेकर क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं। क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम है स्टबल बर्निंग की वजह से। नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली के अंदर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हमको देखने को मिलता है। ये बात यहाँ पर गवर्नमेंट की साइड से मेंशन भी की गई। और क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पे स्टबल बर्निंग इतनी नहीं हो रही है, वहाँ पे पोल्यूशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। आसपास के राज्यों की बात हो रही है, चाहे पंजाब हरियाणा की बात करेंगे तो वहाँ पे स्टबल बर्निंग की जाती है, पराली जलाई जाती है। यूपी राजस्थान में भी यहाँ पर ये स्टबल बर्निंग होती है। वहाँ से ये जो पोल्यूशन है वो उड़ता हुआ सीधा दिल्ली में एंटर कर जाता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आंसर्स मांगा है और यहाँ पर बोला है कि देखिए हम इसके ऊपर में एक बड़ी सुनवाई करेंगे स्टबल बर्निंग को लेकर, और हमें कुछ तरीके भी चाहिए कि कैसे हम स्टबल बर्निंग को रोक सकते हैं, उसको लेकर एक प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी बोला है कि देखिए किसी राज्य का जो काम है दूसरे राज्य पे मत थोपिए। कहने का मतलब है कि इस राज्य ने पोल्यूशन किया है, उस राज्य को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई इसमें पोल्यूशन इस राज्य की वजह से हो रहा है। ऐसा ना करें, पोल्यूशन सभी जगह पर है और पोल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। आज के समय पर लोगों के लिए एक मर्डर का काम कर रहा है पोल्यूशन, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं या छोटे बच्चे हैं उनके लिए। क्योंकि स्टबल बर्निंग से भी अलग अलग प्रकार की हैजार्डस गैसेस, टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं। उसके बारे में चलिए मैं आपको डिटेल से बताता हूं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं स्टबल बर्निंग एग्जैक्टली होती क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर स्टबल बर्निंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे आपने क्या करा, खेती किया। खेती करने के बाद में जो पराली होती है उसको जला दिया जाता है। मतलब कि आपका ने खेती करने के बाद में फसल उगाया, फसल की कटाई कर ली, कटाई करने के बाद में जो बच जाती है, ये आप देख पाएंगे जो ये बची हुई फसल है जिसको बोलते हैं पराली, इसको जला दिया जाता है। चावल की खेती करी, गेहूं की खेती की, अब पराली बच गई, इसको जला दिया गया। इससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं है, क्योंकि अगली फसल भी तो लगानी है ना। तो फार्मर सोचते हैं कि अगली फसल लगाने के लिए कब तक इंतजार करेंगे, इस वजह से यहाँ पर इसको जला देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये साफ करके दूसरी फसल लगाना शुरू हो जाता है। इस तरीके के सिनेरियोज आपने खेत में कई बार देखे होंगे। इसी को बोलते हैं हम स्टबल बर्निंग। ये जो प्रैक्टिस है स्पेशली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर में ये ज़्यादातर होती है। और कौन से महीने में, अक्टूबर और नवंबर में।
यानी कि स्टबल बर्निंग की तैयारी अभी पहले से चल रही है। आने वाले 2 महीनों में इसको लेकर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स चर्चाओं में रहने वाले हैं। बोला यह जाता है कि पंजाब हरियाणा में स्पेशली जो स्टबल बर्निंग होती है उसका जो पोल्यूशन है वो सीधा उड़ता हुआ दिल्ली के अंदर में एंटर कर जाता है। इस वजह से दिल्ली में पोल्यूशन लेवल धीरे धीरे करके और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो स्टबल बर्निंग क्या होती है दोस्तों, आई होप आपको ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुका है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये स्टबल बर्निंग आखिरकार इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे है, इसके इल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ज़रा ये सुनिए। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। पहली चीज़, स्टबल बर्निंग की वजह से जो सबसे पहला नुकसान है वो यह है कि हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, डैमेज टू द एनवायरमेंट। क्योंकि स्टबल बर्निंग को जब जलाते हैं तो इसमें से जो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रिलीज होता है, मीथेन रिलीज होता है, उसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स रिलीज होते हैं और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। ये सारे के सारे हमारे हैजार्डस गैसेस हैं। ये सब पोल्यूशन जो है ये इंसान की हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो ये यहाँ पर इसका पहला बुरा प्रभाव है। दूसरा प्रभाव, पराली जलाने से क्या होता है, सॉइल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है केवल हवा बर्बाद होगी और लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं। इसके साथ साथ जो यहाँ पर आप स्टबल बर्निंग करते हैं इससे जो गर्मी पैदा हो रही है नीचे, और उस गर्मी से क्या होगा, ये गर्मी सीधा जो है हमारी मिट्टी तक जाएगी। मिट्टी के अंदर जो नमी है, उसका जो मॉइस्चर है उसको ख़त्म कर देगी, जिससे क्या होगा, सॉइल की प्रॉपर्टीज़, एक अच्छी फसल उगाने की, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होगी। आगे धीरे धीरे करके यहाँ पर वापस स्टबल बर्निंग आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये मिट्टी बेकार हो जाएगी, ज़्यादा प्रोडक्शन आपको नहीं देने वाली। तीसरा जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर में पड़ता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इससे पोल्यूशन यानी प्रदूषण इतना ज़्यादा हो रहा है कि इसकी वजह से स्किन इरिटेशन होता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे हेल्थ इफेक्ट्स में आपकी आंखों में इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा, थ्रोट में प्रॉब्लम्स होनी हो जाएंगी, सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके अलावा ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि यही भी सभी प्रदूषण जो है, इसमें से जो पार्टिकुलेट मैटर वगैरह रिलीज़ होता है ये हमारे बॉडी में एंटर करेगा और बॉडी में एंटर करने के बाद में सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक जाएगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने के बाद दोस्तों ये एक इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा पैदा साबित कर देगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये सब तो हमने समझ लिया कि इसके इल इफेक्ट्स क्या हैं, लेकिन आपको पता है कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी पड़ता है, जो कि मैंने आपको समझाया कि कैसे मिट्टी का उपजाऊपना यहाँ पे ख़त्म होगा। लेकिन सवाल यह है कि सर स्टबल बर्निंग अगर नहीं होगी तो क्या किया जाएगा? हमारे किसानों को दूसरी फसल भी तो उगानी है ना, वो कब तक वेट करेंगे? क्या आपके पास में कोई ऑल्टरनेटिव है? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल हैं, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। पहला ऑल्टरनेटिव है आपका बायो एंजाइम, ठीक है। पूसा डिकम्पोजर का नाम सुना होगा आपने, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। ये जो पूसा डिकम्पोजर है ना, ये इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है और ये एक उपाय बताया गया स्टबल बर्निंग का। होता यह है कि ये जो डिकम्पोजर है इसको लिक्विड को तैयार करते हैं, उसके बाद जो भी आपकी पराली है इसके ऊपर छिड़क दो, स्प्रे कर दो, और ये जो इसके अंदर में एंजाइम प्रेजेंट है डिकम्पोजर में, ये क्या करेगा, स्टबल को यानी ये पराली को 20 से 25 दिन में गला के ख़त्म कर देगा, इसको मैन्योर में बदल देगा, जिससे हमारी मिट्टी का उपजाऊपना भी बढ़ेगा, मिट्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा और इसकी वजह से कोई पोल्यूशन नहीं होगा। हमारे जो फर्टिलाइज़र के एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएंगे और अगली फसल आप आराम से लगा पाएंगे। तो पूसा डिकम्पोजर छिड़क दो, 20 से 25 दिन का इंतजार करो, ये यहाँ पे बोला जा रहा है पहला ऑल्टरनेटिव है। या दूसरा ऑल्टरनेटिव हम लोग यूज़ कर सकते हैं हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर क्या है दोस्तों, एक प्रकार की मशीन है, आप सर्च करके यहाँ पर देख सकते हैं। होता यह है कि ये वाली जो पर्टिकुलर मशीन है ना, इससे पराली को जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब पराली बचेगी नहीं तो जलाओगे क्या? ये मशीन ये है जहाँ पे हम अपने राइस को कट और लिफ्ट कर सकते हैं, और जब यहाँ पर ये इस तरीके से फसल की कटाई करेगा तो इसको जड़ से ही उखाड़ देगा, समझ गए? तो इससे यहाँ पर जो डिपॉजिट्स अभी जमा हो रहे हैं वो डिपॉजिट्स होंगे नहीं। तो आप प्रॉपर तरीके से अच्छी मशीन्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे राइस स्ट्रॉ को कट और लिफ्ट किया जा सकता है। या फिर तीसरा एक सोल्यूशन आप कह सकते हैं, हम छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले सकते हैं। कहोगे अब ये क्या प्रॉब्लम है, ज़रा ये सुनिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव अपनाया। छत्तीसगढ़ यहाँ पर क्या कर रहा है, इन्होंने डिसाइड किया एक नए एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इनकी सरकार ने एक कह सकते हैं गौथन्स को सेटअप करा। गौथन्स यहाँ पर स्पेलिंग है GAUTHANS, गौथन्स को यहाँ पर सेटअप कर दिया। ये क्या है, देखो छत्तीसगढ़ ने डिसाइड किया कि जितने भी फार्मर्स हैं जिनके खेत हैं आसपास में क्या करेंगे, 5 एकड़ का प्लॉट यहाँ पर ये बना देंगे और 5 एकड़ के प्लॉट में हर एक गांव से जो भी स्टबल, जो भी पराली यूज़ नहीं हो रही है उसको उठा उठा के लाके उसी 5 एकड़ की ज़मीन में भरते चले जाएंगे।
और एक समय पर जब पराली पूरी तरह से इकट्ठी हो जाएगी, सारी पराली डोनेट कर दी जाएगी लोगों के माध्यम से, तो इससे क्या होगा, उस पराली को हम एक फर्टिलाइज़र यानी खाद में बदलेंगे। कैसे? उस पराली के अंदर में जो काऊ डंग है, गाय का गोबर है, उसको मिलाया जाएगा नेचुरल एंजाइम्स के साथ में, जिससे यहाँ पर उसका खाद बना दिया जाएगा। फिर उस खाद को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में। तो वो मेंशन किया गया, ये एक बेहतर ऑल्टरनेटिव यहाँ पर हमको नज़र आएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स जब हमारे पास में अवेलेबल हैं, तब भी स्टबल बर्निंग क्यों हो रही है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है दोस्तों, यहाँ पर इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बायो डिकम्पोजर की, छिड़कने के बाद आपको 25 दिन तक यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, और उसके बाद डिकम्पोजर आपको खरीदना पड़ेगा। फार्मर्स को पैसा देकर डिकम्पोजर खरीदना है, उसको छिड़कना है, उसके बाद 20 से 25 दिन इंतज़ार करना है, तब जाके वो डिकम्पोज होगा, है ना। और अभी क्या है, कुछ खरीदना नहीं है, कुछ भी एक्सपेंस नहीं है, सीधा यहाँ पर माचिस लिया, इसको जला दिया, जिससे कि यहाँ पर क्या हुआ, अगली फसल ये तुरंत ही लगा सकते हैं थोड़े समय बाद। तो ये बहुत सारे जो बेनिफिट्स है दोस्तों यहाँ पर मिल जाते हैं इस स्टबल बर्निंग के। तो इसके लिए हमारे पास में बहुत सारे और भी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। हमें अच्छी वैरायटी के जो सीड्स हैं, जो बीज होते हैं, वो उसकी ज़रूरत है। फार्मर को अवेयर करने की ज़रूरत है। जो हमारे किसान हैं उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है इस बारे में कि स्टबल बर्निंग कैसे यहाँ पर ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा है और कैसे हम दूसरे इनिशिएटिव्स को अपना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बताया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना स्टबल बर्निंग बढ़ने के पीछे के मेन रीजंस क्या हैं। क्योंकि ऑल्टरनेटिव है लेकिन ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है फार्मर्स में इन चीज़ों के बारे में, तो वो जागरूकता फैलानी होगी। उसके अलावा स्टबल को जला देना सबसे आसान तरीका है, सबसे सस्ता तरीका है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, ज़्यादा समय लगता नहीं है। तो इस वजह से ये रीजंस है जिसकी वजह से स्टबल बर्निंग आज भी हमको देखने को मिलती है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर इसके बारे में एक बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है, स्पेशली दोस्तों यहाँ से मेंस में एक सवाल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चाहो तो आप मेंस का एक सवाल लिख सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं लाया नहीं हूँ बट फिर भी एज ए डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है, चाहे आप लिखते रहें, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। डिस्कस द इल इफेक्ट्स ऑफ स्टबल बर्निंग इन इंडिया एंड ऑल्सो सजेस्ट सम इनोवेटिव मेजर्स, जिसकी वजह से मतलब कि हाउ दिस मेनेस कैन बी टैकल्ड। कहने का मतलब है पहले तो डिस्कस करना है आपको स्टबल बर्निंग के जितने भी बुरे प्रभाव हैं वो, फिर साथ साथ में ये भी बताना है कि कुछ तरीके ऐसे जिसकी वजह से इस पूरी समस्याओं से लड़ा जा सकता है। इसको लिख लेना पेपर में, उसके बाद इसका आंसर लिख लेना। और कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना, एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी कर लेना और एक दूसरे को सजेशन देना उनके आंसर के प्रति। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट है और बहुत ही ज़्यादा काम का है। जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक कर सकते हैं। क्या बात हो रही है, आर्मी को अभी अपाची हेलीकॉप्टर्स मिलने वाले हैं। अपाची हेलीकॉप्टर का एक डील हमने यूएसए से किया था, वो भी दिसंबर साल 2020 में। तो अभी तक वो मिले नहीं है, डिले पे डिले हो रहा है ये प्रोजेक्ट। तो अभी दिसंबर में पहला बैच हमको मिल जाएगा, फिर उसके बाद जो बचे कुछ हेलीकॉप्टर्स होंगे फिर वो अगले साल हमें 3-3 महीने बाद मिलते रहेंगे। तो पहला तो ये यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया। दूसरा, हमने जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये हम अपने देश में खुद बना रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को यहाँ पर ये पूरा जो टारगेट है LCH का वो दे रखा है, इसको भी तैयार किया जाएगा और इसको लद्दाख में अगले साल दोस्तों तैनात किया जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन यह है कि सर अपाची हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर क्या ये दोनों अलग अलग हैं? जी बिल्कुल सही है, ये दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, दोनों का काम क्या है? अपाची हेलीकॉप्टर्स आपके हैवी हेलीकॉप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अपाची हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हम डेजर्ट वाले एरियाज, जो रेगिस्तान वाले हिस्से हैं वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स आपको दिख रहे हैं, नाम से पता चल रहा है हल्के होते हैं, लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। तो इनका पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आपको हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ की बहुत सारी चोटियाँ आसपास में देखने को मिलती हैं, तो उनसे कई गुना ज़्यादा ऊपर उड़ना पड़ेगा। तो ये इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर जितना हल्का होगा उतनी ऊंची उड़ान भर सकेगा, जितना भारी होगा उसको ऊंचा ले जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा या और ज़्यादा पावर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बोला जा रहा है कि अभी 6 महीने से डिले में चल रहा है अपाची हेलीकॉप्टर्स का ये टारगेट। तो जो पहला बैच है अपाची AH-64E, ध्यान रखना इसका पूरा नाम क्या है, AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर्स हमने परचेज़ किए हैं। किससे परचेज़ किए हैं? अमेरिका की बोइंग कंपनी से।
दिसंबर में पहला बैच हमारे पास में आ जाएगा। बाकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो काम दिया है वो भी अपना काम कर रहे हैं। उनसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमको मिल जाएंगे, वो अगले साल लद्दाख में तैनात कर दिए जाएंगे। इससे हमारी आर्मी की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि आर्मी के पास में जो पुराने हेलीकॉप्टर्स आज के समय पर हैं उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। उम्र ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्रैश होने के डर और ऐसे बहुत सारे चांसेस है कि उनकी एफिशिएंसी कम हो जाए। तो इस वजह से हमें नया अपडेशन या नए हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता है। इसी के लिए यहाँ पर दोस्तों ये काम किया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। समझ गए। अब एग्जाम में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले आपसे अपाची हेलीकॉप्टर्स के बारे में बेसिक फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, जो प्रीलिम्स में डायरेक्टली हेल्प करेंगे। जैसे साल 2020 में दोस्तों बोइंग, जो कि यूएसए की कंपनी है, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया भारत सरकार से, और उसी के माध्यम से हमने यहाँ पर 6 अपाची हेलीकॉप्टर्स को परचेज किया भारत की आर्मी के लिए। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स है ये दुनिया के बहुत ज़्यादा एडवांस हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं, और युद्ध के अंदर में खतरनाक तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। इवन अमेरिका की आर्मी भी यहाँ पर इन्हीं हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है, और दुनिया भर में इस हेलीकॉप्टर्स की मांग बढ़ती चली जा रही है। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, ये हेलीकॉप्टर्स अब हमारे पास में भी होंगे, हमारी आर्मी के पास में भी होंगे। ठीक है, तो अपाची जो है दूसरा सबसे खतरनाक तरीके से अटैक करने वाला हेलीकॉप्टर होगा हमारे आर्मी के पास में। कहोगे दूसरा, तो पहला कौन सा होगा? पहला हमारे पास में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है अपना, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है हमारे पास में, जैसे प्रचंड आज हम यूज़ भी कर रहे हैं। प्रचंड का नाम आपने सुना होगा। ये वाला अपाची हेलीकॉप्टर दोस्तों, इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। हर एक प्रकार के जो वेपन्स हैं वो इसमें यूज़ किए जा रहे हैं। उसके अलावा डे नाइट सेंसर, लेज़र, डेजिग्नेटर, ये सब चीज़ें यहाँ पर इसमें यूज़ की गई हैं। खैर ये हमारे इतने काम का है नहीं, वैसे मैंने लगा दिया है। तो अपाची वाला पोर्शन हमने कवर किया। दूसरा, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में भी कुछ बेसिक फैक्ट्स है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड में जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आसमान में लेकर जा सकते हैं। 5000 मीटर्स की ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। इस वजह से पहाड़ी इलाकों में इन्हीं हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है। ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये क्रैश प्रूफ होते हैं, जहाँ पे मतलब क्रैश होने के चांसेस वगैरह बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, है ना। कई सारे प्रकार के इसमें सेंसर्स ऐड हैं और भी फीचर्स ऐड करे गए हैं, जिससे ये एनिमी के रडार से बच जाता है, दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आता ये। और इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के अंदर में 2 फ्रेंच ओरिजिन इंजन लगाए गए हैं, जिसका नाम है शक्ति इंजन। ये भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, इन्हीं इंजन का यूज़ किया गया है। फिर उसके अलावा यहाँ पे जब बात करते हैं जेनेसिस की, यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जो कॉन्सेप्ट है तो यार ये अच्छा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में मुश्किल होता है हेलीकॉप्टर वगैरह यूज़ कर पाना, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा जाएगा नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आया कैसे? आपको पता होगा 1999 में कारगिल वॉर हुआ, और कारगिल वॉर के बाद में हमें तब ज़रूरत महसूस हुई कि यार हमारे पास में हेलीकॉप्टर होना चाहिए। उसी समय पर तो वो पहाड़ी कब्जा ली थी पाकिस्तान के कुछ लोगों ने, तो नीचे से यहाँ पर अटैक कर पाना काफ़ी मुश्किल था। हमारे पास में ये हेलीकॉप्टर्स का कॉन्सेप्ट तभी आया कि यार ऐसे बैटलफील्ड में पहाड़ी वाले रीजन्स के लिए हमारे पास में ऐसे हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए। उसके बाद में इसको तैयार किया गया। तो अब आज के समय पर चाहे कितनी गर्मी क्यों ना हो, चाहे कितनी ठंडी क्यों ना हो, कैसा भी वेदर क्यों ना हो, आराम से युद्ध में आप इन हेलीकॉप्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। और इंडिया यहाँ पर इन हेलीकॉप्टर्स को यूज़ कर रहा है। उसके अलावा चेतक, चीता, ये सब हेलीकॉप्टर्स भारत यूज़ करता है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाए हैं। ध्यान रखिए, समझ गए। चलिए, उसके अलावा अभी सरकार ने जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है इसका जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत की थी अक्टूबर 2006 के अंदर में, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को टास्क दिया गया कि भाई आप ये हेलीकॉप्टर्स डेवलप करेंगे, इनको बनाएंगे। और अब दोस्तों यहाँ पर वो काम हो रहा है, धीरे धीरे करके ये हेलीकॉप्टर्स हमको मिल रहे हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि दुश्मन का डिस्ट्रक्शन करना, आसमान में रह के कोई कॉम्बैट सर्च करना है, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, दुश्मन के टैंकर को उड़ाना है, बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है अकेला ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इसके अंदर मिसाइल्स लगाई गई हैं, एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर मिसाइल, यानी कि मान लो ये हेलीकॉप्टर है, ज़मीन पे कोई है तो ऊपर से मिसाइल दाग सकता है, या आसमान में कोई दुश्मन है तो सामने भी मिसाइल दाग सकता है। हवा में मिसाइल दागने की ताकत है, ग्राउंड पर मिसाइल दागने की ताकत है। जो हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन है, जैसे कि स्पेशली सियाचिन ग्लेशियर की हम बात करेंगे, तो उन ग्लेशियर्स में आराम से यहाँ पर इन हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जा सकता है। समझ गए। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारे पेज नंबर 14 पर प्रेजेंट है, जहाँ पे बात हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। देखिए, लेबर सर्वे आ गया है और लेबर सर्वे ने ये बोला है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो यहाँ पर कम नहीं हुआ है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर हम पिछले कुछ समय पर इंडिया के अंदर में बेरोजगारी देखें तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये बोलता है 2022-23 को देखिए और 2023-24 को देखिए,
यहाँ सभी जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2 ही देखने को मिलेगा। हाँ, पहले से बेरोजगारी कम हुई है। 2017-18 में 6.1 थी, 2018-19 में 5.8 है, तो धीरे धीरे करके अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है। लेकिन 2022-23 और 23-24 के अंदर में ये 3.2 रहा, यानी यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट होना चाहिए था, बट ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है पिछले 2 सालों के अंदर में, वो इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट को और डिटेल से एनालाइज करें तो माइन्यूट इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। सर्वे का ये कहना है थोड़ा बहुत यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर के अंदर में वो हुआ है। महिलाओं का पार्टिसिपेशन काम में इंक्रीज हुआ है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। ये जो रिपोर्ट है वो ये बोलता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करेंगे तो लोगों का काम के अंदर में पार्टिसिपेशन ये इंक्रीज हुआ है 2017-18 से लेकर 2023-24 के बीच में। स्पेशली चाहे वो मेल्स हों चाहे फीमेल्स हो, दोनों का ही रोल बड़ा है वर्किंग में, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी पिछले 2 साल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक स्तर पे ही रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा कंसर्निंग सिनेरियोज हैं। हमें इस साल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम करना था, वो यहाँ पर बोला गया। समझ गए? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, ये किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बड़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। आज दुनिया में अगर हम दुनिया को ना भी देखें, भारत के आसपास के पड़ोसी देशों को देखें, चाहे पाकिस्तान को देखें चाहे बांग्लादेश को देखें, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ हुए, सरकारों में बहुत बड़ी दिक्कतें आई। अभी हम देख पा रहे हैं क्या सिनेरियोज आसपास के पड़ोसी देश में चल रहा है। इवन श्रीलंका का एग्जाम्पल अभी आप ले सकते हैं। तो इंडिया में भी यहाँ पर बेरोजगारी है। लेकिन अब बात यह है कि सर ये अनएम्प्लॉयमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन होती है जब एक व्यक्ति लगातार नौकरी की खोज में है, लेकिन यहाँ पे उसको नौकरी मिल नहीं रही है, तो क्या बोलेंगे? उसको बेरोजगार बोलेंगे। समझ गए? तो ये होता है यहाँ पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कई सारे प्रकार के होते हैं, क्या आपको ये बात पता है? मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। यूपीएससी पहले यहाँ पर इसको लेकर सवाल पूछ चुका है, स्पेशली डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर क्वेश्चन बना हुआ है। आप सर्च कीजिएगा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट यूपीएससी PYQ, सवाल मिल जाएगा आपको। अब दोस्तों यहाँ पे जब बात आती है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, आइए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, मज़ा आएगा। बहुत ही आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है मैं आपको बता ही चुका हूँ। सबसे पहला होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब डिसगाइज मतलब क्या होता है? छिपा हुआ, दिखाई ना देना। तो ये भी एक प्रकार की बेरोजगारी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखो यहाँ पर क्या होता है, हमें एक काम के अंदर मान लो 4 जनों की ज़रूरत है, लेकिन हमने ज़बरदस्ती 6 लोगों को रखा है। तो 6 लोगों को रखा है ज़बरदस्ती, लेकिन 4 लोगों की ज़रूरत है। तो वो जो सैलरी केवल 4 लोगों को मिलनी चाहिए, वही सैलरी बढ़कर 6 लोगों में मिल रही है। तो 2 लोग जो एक्स्ट्रा लगे हैं, जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं लेकर आ रहे हैं, वो यहाँ पर क्या वो बेसिकली वो भी बेरोजगारी कहलाएंगे, लेकिन वो एज अ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पर बेरोजगार कहलाएंगे। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक फील्ड है और इस फील्ड पर हमें खेती करनी है, और इस पूरे एरिया में खेती करने के लिए केवल 5 लोगों की हमें ज़रूरत है, और 5 लोगों को सैलरी दी जा रही है कि भाई आपको यहाँ पर क्या करना है, पूरा एरिया को हार्वेस्ट करना है। लेकिन अब 5 लोग से बढ़ाकर इन्होंने क्या कर दिया, 7 लोगों को रख लिया कि भाई 7 लोग मिलकर काम करेंगे, जल्दी हो जाएगा। लेकिन रिक्वायरमेंट 5 की है, 5 ये काम कर सकते हैं। आपने जो 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं वो कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं लेकर आएंगे। उसका प्रोडक्टिविटी में 0 लेवल का या 0 कंट्रीब्यूशन रहेगा। मतलब काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ज़रूरत नहीं थी इनकी। लेकिन क्या हुआ, इनकी जो सैलरीज है वो इनकी भी मतलब जो 5 है उनके हिसाब से एवरेज सैलरी देनी पड़ रही है, तो उनकी भी कम हुई। लेकिन इन 2 लोगों को यहाँ पर जो रखा गया है ये एज अ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। समझ गए? तो ज़्यादातर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये देखने को मिलता है, जहाँ पे ज़रूरत कम लोगों की है, ज़बरदस्ती ज़्यादा लोगों को रख दोगे, सैलरी उस हिसाब से देनी भी पड़ती है, बढ़ जाती है, वो कहलाता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा होता है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट सीज़न के हिसाब से चलता है। ठीक है, अब देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ। मान लो ये जो सीज़न है ये गर्मी का है, फिर ठंडियों का सीज़न है। कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जो केवल गर्मियों में चलते हैं, कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जो केवल ठंडियों में चलते हैं। तो जब यहाँ पर केवल गर्मियों में चल रहा है तो वो इंसान खाली रहेगा सर्दियों में, और जो केवल जिसका कारोबार सर्दियों में चलता है वो गर्मियों में खाली रहेगा। तो जब वो खाली है तो उसको क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। समझ गए? इसी प्रकार से तीसरा होता है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है दोस्तों? ये स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कैटेगरी होती है बेरोजगारी की जहाँ पर आप क्या करते हैं, मतलब कि देखो सिंपल सी बात यहाँ पर यह देखने को मिलती है, जब मार्केट के अंदर में जॉब्स अवेलेबल हैं लेकिन उस जॉब के लायक आपके पास में स्किल नहीं है, तो आपके पास में जो स्किल है और मार्केट में जो जॉब है ये दोनों मैच नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आपको नौकरी नहीं मिली, तो वो कहलाएगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट।
लिखना हो कैसे लिखेंगे, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स इन द मार्केट। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंडिया में जॉब नहीं मिलती क्योंकि उनके पास में स्किल्स नहीं है, एजुकेशन लेवल उस स्तर पर नहीं है, तो इस वजह से उनको ट्रेन कर पाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान रखिए। फिर एक होता है हमारा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है भाई, जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल सिनेरियोज इंक्रीज हो रहे हैं, लगातार डिजिटाइजेशन हो रहा है, नए नई चीज़ें आ गई हैं मार्केट के अंदर में, जैसे जैसे काम के अंदर में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होगा, लोगों को अगर नॉलेज नहीं है तो उस वजह से उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जैसा सिनेरियोज हमने अभी रिसेंटली कोविड के समय पर भी देखे, है ना, वर्क फ्रॉम होम शुरू किया गया, नई नई टेक्नोलॉजी ऐड कर दी गई, तो उसकी वजह से कई सारे लोगों को नौकरी से निकाला भी गया। फिर उसके अलावा यहाँ पर एक आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है दोस्तों, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। ये कैसी बेरोजगारी है, आप एक जगह पर नौकरी कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब आपने यहाँ पर सोचा कि मुझे दूसरी नौकरी पे स्विच करना है, तो आपने जो यहाँ पे नौकरी कर रहे थे वो नौकरी छोड़ दी। अब आप सोच रहे हैं कि मैं दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करूँगा, तो आप पहली वाली जॉब छोड़ के आ चुके हैं, अब खोज रहे हैं दूसरी नौकरी को, दूसरी जॉब लगातार खोजने में लगे पड़े हैं। तो जब आप खोज रहे हैं तो उस दौरान तो बेरोजगार ही है ना, तो उस दौरान जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये ध्यान रखिएगा, समझ गए। तो जब भी एम्प्लॉय के पास में मतलब वो नई जॉब ढूंढ रहा है, पुरानी जॉब उसने छोड़ दी है, तो जब नई जॉब ढूंढ रहा है उस समय जब खाली है तो वो कहलाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कई बार इसमें जल्दी जॉब में मिल जाती है, कई बार समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है इंसान को नई जॉब पाने में। अच्छा, एक रह गया है क्या, हाँ चौथा रह गया है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, ये रह गया है। मैं देख रहा हूँ सब पे निशान है यार, इस पे निशान नहीं है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये सुनिए दोस्तों, ये इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से चल रहा है। कहने का मतलब है इकॉनमी पे डिपेंड करता है। देश की इकॉनमी अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये बेरोजगारी कम रहेगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन अगर देश की इकॉनमी ही लगातार डिक्लाइन हो रही है ना, और लगातार कम डिक्लाइन होते होते डाउन हो गई है, तो नौकरी कम जनरेट होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसके हिसाब से यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा रहेगा, तो वो हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, ये जो बेरोजगारी दिख रही है इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। देखो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, नॉर्मल है यार। पहला कारण यहाँ पर हम देख पाएंगे वो है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आज हम दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, ये हम इस बात को ठुकरा नहीं सकते। हाँ ऑब्वियस सी बात है जॉब जनरेशन कम है, बट फिर भी यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। दूसरा यहाँ पे अगर हम फैक्टर देखते हैं या कारण देखते हैं, वो है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिया में दोस्तों आज भी आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर यानी अपनी खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट हैं, खेती से ही उनका ज़्यादातर काम चल रहा होता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर भारत में ज़्यादा डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप है, ये आपको पता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कई सारे लोगों को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिल जाता है, सीज़न के हिसाब से खेती चलती है, आज उगा दिया पिछली बार, अब दूसरा नेक्स्ट फसल के लिए रोकना पड़ जाता है, तो उस समय पर यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, समझ गए। तो ये भी एक कारण हमको देखने को मिलेगा, और भी कई सारे कारण हैं। तीसरा कारण हम इसको तो बिल्कुल सबसे नंबर 1 पे लिखेंगे, वो है एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे डिफेक्ट्स होना। आज एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं, उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। और यही हो रहा है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का, आप देख पाएंगे तो यहाँ पे ना ही प्रॉपर चीज़ें सिखाई जा रही है, ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, केवल रट्टाफिकेशन। शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि कल पेपर है, आज रट लेना और रटने के बाद में आकर कल एग्ज़ाम लिख देना बस, और उसके अगले दिन भूल जाना जो भी आपने पढ़ा है। तो जो लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होनी थी वो कुछ नहीं हो पाई, और यही हो रहा है ज़्यादातर लोगों का। जो एजुकेशन बैकवर्ड आपको देखने को मिलेगा, उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कुछ और है और लोग लाइफ में कुछ और कर रहे हैं, ज़्यादातर सिनेरियोज में आपको यही देखने को मिलेगा। तो यहीं पे यही बोला जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे का एक रीज़न ये भी है, जहाँ पे बच्चे को शुरू के हिसाब से ही अगर ट्रेन किया जाए आगे कि उसको लाइफ में कुछ करना है, उसके स्किल्स के हिसाब से, उसका टैलेंट क्या है, उस चीज़ को एनालाइज किया है, क्योंकि हर बच्चे में कुछ खूबी होती है, तो उसके टैलेंट को एनालाइज किया है, उस हिसाब से उसको ट्रेन किया जाए, पेरेंट्स से बातचीत की जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पर बदलनी पड़ेंगी, उसके बाद जाके आगे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आगे बच्चा ही भविष्य है हमारे देश का। तो ये यहाँ पर दोस्तों एक फैक्टर ये भी नज़र आएगा। आई होप इसके बारे में क्लैरिटी में आपको मिल चुकी है ना। सवाल यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट जब है, इसके पीछे इतने सारे कारण भी हैं, तो हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लिखने के लिए है तो गवर्नमेंट के दोस्तों कई सारे इनिशिएटिव्स आपको पता है,
जैसे स्माइल इनिशिएटिव है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। उसके अलावा यहाँ पर स्माइल के साथ साथ आपको पीएम दक्ष वाला इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्रह। एमजी नरेगा कैसे भूल सकते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके माध्यम से जो अनस्किल्ड लेबर है उनको यहाँ पर ये रोज़गार दिया जाता है। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे आते हैं ना। जो अगला आर्टिकल है हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा काम का है, आज के न्यूज़पेपर में नहीं है, ये ध्यान रखना। ये कल के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट था, बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया था, एक आर्टिकल पेंडिंग रह गया था। यहाँ पे बात हो रही है सेंटर स्टेट सेट टू रिव्यू स्कोप ऑफ अफ्स्पा इन मणिपुर। देखो हुआ यह है कि मणिपुर के अंदर में पिछले कुछ समय पहले जो अफ्स्पा एक्ट है ये हटा दिया गया था, लेकिन 2023 लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, आपस में जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हो गया कुकीज़ो और मेती पीपल के बीच में। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दंगे हुए। दंगे इस लेवल पर पहुंच गए कि दोस्तों यहाँ पे हज़ारों लोग इंजर्ड हुए, और अभी तक बताया जा रहा है कि 300 के आसपास लोगों की जान जा चुकी है, 550 के आसपास लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, 16-17 महीने हो चुके हैं यहाँ पर इस अनरेस्ट को चलते हुए। तो वो बोला जा रहा है कि इसके बाद हमने उसी समय पर अफ्स्पा एक्ट लगा दिया था। तो अफ्स्पा एक्ट की फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। नाम से पता चल रहा है जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं इनको एक स्पेशल पावर दी जाती है जब भी ये एक्ट लागू हो जाता है, इस वजह से इसको आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट बोलते हैं, अफ्स्पा। समझ गए? इसलिए यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में अफ्स्पा बोला जाता है। अब हुआ यहाँ पर यह है कि ये जो एक्ट लगाया गया था ये 30 सितंबर को एक्सपायर होने वाला है। 30 सितंबर आने वाली है, आज 25 सितंबर हो गई है। जब 30 सितंबर को एक्सपायर होगा तो क्या उससे पहले हम वापस इसको आगे बढ़ा देंगे, उसको लेकर सेंटर और स्टेट आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये आर्टिकल यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करें, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो डायरेक्टली दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है इस अफ्स्पा एक्ट के बारे में। और क्या क्या लिखना है आपको मैं बताता हूँ। देखो मेंस में डायरेक्टली यूपीएससी एक सवाल भी यहाँ से पूछ चुका है। देखिए ये जो पूरा एक्ट है ना, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये बेसिकली यहाँ पर अंग्रेज़ों के समय का एक कानून था, उसी का ही एक रूप आपको देखने को मिलेगा। ब्रिटिश एरा के समय पर दोस्तों यहाँ पर जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर बहुत सारे प्रदर्शन चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे। उसी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यहाँ पर इसी तरीके का कुछ एक्ट लेकर आया गया। समझ गए? फिर उसके बाद ये जो अफ्स्पा है इसको 4 ऑर्डिनेंस के माध्यम से हम लेकर आए 1947 में। ये ब्रिटिशर्स का ही यहाँ पर कह सकते हैं जो वो कदम उठा चुके हैं, उसी का ही एक री इनकारनेशन है, ऐसा यहाँ पर बोला जा सकता है। ये जो पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस लेकर आए गए थे, इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस किया गया एक एक्ट के माध्यम से 1948 में। और आज के समय पर यह बोला जा रहा है कि जो भी एरिया जो डिस्टर्ब्ड एरिया होते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, उनके लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर लॉ को लेकर आए। और लॉ को लेकर आने के बाद में सबसे पहले इनिशियली अगर हम बात करेंगे तो ये जो आर्म्ड फोर्सेस है ये असम और मणिपुर के लिए लेकर आया गया था, और नाम था आर्म्ड फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट 1958। तो केवल इन 2 राज्यों के लिए लेकर आया गया। बाद में धीरे धीरे हम देख पा रहे थे जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में दूसरे स्टेट्स में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, तो उसके बाद धीरे धीरे करके इस एक्ट को सभी स्टेट्स में एक्सपांड करते चले गए। देन उसके बाद में नाम इसका केवल अफ्स्पा कर दिया गया। ठीक है, तो क्योंकि इस एक्ट में बाद में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इनको भी ऐड कर दिया गया, तो इन पे भी अफ्स्पा एक्ट लागू हो सकता है, ये यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों अफ्स्पा एक्ट के तहत होता क्या है जरा ये सुनिए। ये जो लॉ है ये सबसे पहली बार वर्किंग में आता है 1958 में, स्पेशली नागालैंड के अंदर में जो यहाँ पर मांग उठ रही थी, नागा इशू क्रिएट हुआ, वहाँ पर मांग उठ रही थी कि एक अलग से देश बनाना है तोड़ के हमें, तो उसके लिए अफ्स्पा एक्ट लागू होता है। अब सवाल यह है कि अफ्स्पा एक्ट लागू होगा क्या? तो वहाँ पे जो आर्मी है उनको स्पेशल पावर दे दी जाएगी। स्पेशल पावर मतलब कैसी स्पेशल पावर? भाई मान लीजिए, देखिए अफ्स्पा एक्ट हमेशा कोई भी जो डिस्टर्ब्ड एरिया होता है उसी डिस्टर्ब्ड एरिया पे लागू होगा। डिस्टर्ब्ड एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे चल रहे हैं, कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, तो यहाँ पे सीधा आर्मी को ताकत दे दी जाती है अफ्स्पा एक्ट के माध्यम से। आर्मी के पास में ताकत क्या दी जाती है? वो खुला किसी को भी गोली मार सकते हैं, टू किल एनीवन। जो भी यहाँ पर इस तरीके से अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है उस एरिया में, किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के उसके घर पर यहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसके प्रेमाइसिस को छाना जा सकता है, कुछ गलत चीज़ तो नहीं है। समझ गए? तो ये सारी पावर्स यहाँ पे आर्मी के पास मिल जाती है। खुला मारना ये बहुत बड़ी पावर है जिसके बाद कोई जवाब नहीं देना है। ठीक है, तो ये जो एक्ट है दोस्तों इसको बाद में अमेंड भी किया गया 1972 में।
और यहाँ पर ये बोला कि जो ये पावर दी जाएगी आर्मी को, ये तब तब दी जाएगी जब जब किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और मान लो किसी राज्य में ऐसे दंगे हो रहे हैं, उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सहमति के माध्यम से, तब जाके अफ्स्पा एक्ट लागू हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई सारे स्टेट में अफ्स्पा एक्ट लगा भी और बाद में हटा भी। आज के समय पर असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, सभी जगह पे नहीं, ध्यान रखना, कुछ हिस्सों में जहां जहां पर प्रॉब्लम्स है वहां पर अफ्स्पा एक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इनकी हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब ये अफ्स्पा एक्ट लग जाता है ना, तो इसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इतिहास में हुई हैं। जैसे कई सारे लोगों ने यहाँ पर यह बोला है कि इस एक्ट से सीधा मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, क्योंकि इससे सोल्जर्स को मिल गई है पूरी ताकत। सोल्जर्स के पास में ताकत है, किसी के भी घर को छानाबानी की जा सकती है, सर्च किया जा सकता है, बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, ये सब ताकत उनको मिल गई है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत यहाँ पर मिल गई है। तो ये जो एक्स्ट्रा पावर्स मिल गई हैं आर्म्ड फोर्सेस को, कई बार यहाँ पे फेक एनकाउंटर भी हो चुके हैं। फेक एनकाउंटर का केस 2021 में भी हुआ था, दिसंबर के महीने में, याद होगा, जिसकी वजह से अफ्स्पा को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। तो यही बोला जा रहा है जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, हो सकता है इनसे कुछ गलती हो जाए, कुछ गलत समझ के किसी को ये यहाँ पर मार सकते हैं, क्योंकि पावर तो है इनके पास में, तो इससे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा। ये यहाँ पर दोस्तों मांग की जा रही है कि भाई, इस वजह से कई बार लोगों ने मांग की है कि अफ्स्पा एक्ट को हटा देना चाहिए, क्योंकि इसमें मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा, अगर आप देख पाएंगे, इसको लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ये है, एक कमेटी है जीवन रेड्डी कमेटी। ये बात है नवंबर 2004 की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 मेंबर की कमेटी को अपॉइंट किया और उस कमेटी को हेड कर रहे थे जस्टिस बीवी जीवन रेड्डी। इन्होंने यहाँ पर जितने भी प्रोविजन है अफ्स्पा एक्ट के, वो सब यहाँ पर देखे, अच्छे से रिव्यू करे और बाद में इन्होंने रेकमेंड किया इस कमेटी ने कि जो अफ्स्पा एक्ट है इसको हटा देना चाहिए। और कुछ जो अप्रोप्रिएट प्रोविजन है, अगर मान लो स्थिति वहाँ पे खराब होती है तो केवल आप यूएपीए लगा दो, जो भी स्थिति खराब हो रहा है उसको यहाँ पर यूएपीए एक्ट के तहत धर लिया जाएगा। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है तो आपके पास में, तो अफ्स्पा एक्ट हटा दिया जाए। अफ्स्पा एक्ट से बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर्स मिल जाती हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस को, ये बात इस कमेटी ने भी मेंशन की। फिर एक बार और यहाँ पर क्या होता है, एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, जो सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन है वो आ गई। एआरसी क्या है, यह है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। तो दोस्तों सेकंड एआरसी की जो 5वीं रिपोर्ट है पब्लिक ऑर्डर को लेकर, इन्होंने भी रिकमेंडेशन दिया कि अफ्स्पा को हटा देना चाहिए। तो कई सारे रिकमेंडेशन आए, लेकिन अफ्स्पा को अभी तक हटाया नहीं गया है। अभी भी कई सारे स्टेट्स में कुछ जगह पर लागू है, जैसा मणिपुर की बात कर रहे हैं। तो अभी सितंबर को ये वैसे एक्सपायर होना था, बट फिर से रिव्यू किया जाएगा और मुझे लगता है ये आगे और एक्सपैंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो जो भी रिपोर्ट्स आएंगी वो न्यूज़ में रहेगा, वो सब डिस्कस किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है, जब इतना कुछ है तो क्या ये मैटर कभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया? देखो गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यूज़ दिए हैं, आइए मैं आपको वो बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अफ्स्पा एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को सपोर्ट किया है। अफ्स्पा एक्ट को सपोर्ट किया। 1998 में एक जजमेंट था नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट मिला। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर डिसीजन ले रही है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर पहले बातचीत करनी होगी अगर अफ्स्पा एक्ट को लागू करना है। और अफ्स्पा एक्ट को लगाना है तो ऐसा नहीं है आपने परमानेंटली लगा दिया, उसको लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए लगा सकते हैं, है ना, 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, कुछ ऐसे प्रोविजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो पावर्स दी गई हैं उसको आप सटीक तरीके से यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो पावर्स दी जा रही है अफ्स्पा एक्ट के तहत, इसमें जो ऑथोराइज ऑफिसर्स होंगे इनको कम से कम यहाँ पर एक्शंस लेने हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से रहेगा कि हम यहाँ पे बस खाली क्या करें, इस एक्ट को सही दिशा में इस्तेमाल करें, जिससे चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। समझ गए दोस्तों? तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर आप एक आंसर लिख सकते हैं। ये देखिए, यूपीएससी ने मेंस में 2015 में एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कॉन्स्टेंटली हाईलाइटिंग द फैक्ट दैट आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958 इज अ ड्रैकोनियन एक्ट। सीधा यहाँ पर कह सकते हैं ये एक तानाशाह वाला एक्ट है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि अफ्स्पा एक्ट एक तानाशाह वाला कानून है जिससे ह्यूमन राइट्स, मानव के अधिकारों को पूरी तरह से वायलेट किया जा रहा है बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। इसी को लेकर कौन कौन से सेक्शन है अफ्स्पा के जो कि लोगों के थ्रू अपोज किए जा रहे हैं, उनको इवैल्यूएट कीजिए और अपने यहाँ पर रिव्यू दीजिए। मतलब जो भी कोर्ट ने बोला है उसके रेफरेंस में आप क्या सोचते हैं वो यहाँ पर बताइए। तो इसको लेकर चाहे तो एक आंसर आप लिख सकते हैं। वैसे पहले भी मैं आपको स्टबल बर्निंग वाले आर्टिकल में एक क्वेश्चन दे चुका हूँ, तो 2 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं मेंस के लिए। चाहो तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। बाकी आते हैं आखिरी वाले आर्टिकल पर जो पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट था। यहाँ पे बात हो रही है जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, ये डिस्कशन करते हैं पीएम मोदी के साथ में
आपको पता है पीएम मोदी रिसेंटली अमेरिका जाते हैं क्वाड समिट के लिए और यूएन के समिट के लिए। तो जब वापस लौट रहे थे तो वापस लौटने से पहले वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रिक्वेस्ट की एक डिस्कशन करने के लिए, मीटिंग करने के लिए। ये बात खुद यहाँ पे हमारे फॉरेन जो सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, उनकी साइड से बोली गई है। विक्रम मिस्री यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि इससे पहले भी पीएम मोदी यूक्रेन के लीडर के साथ में कई बार बातचीत कर चुके हैं। अगर हम दोनों लीडर्स की बात करेंगे तो अभी 23 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी। उसके अलावा पिछले 3 महीनों में देखें तो 3 बार वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और पीएम मोदी मिल चुके हैं कहीं ना कहीं अलग अलग अवसर पर, जो कि यहाँ पर आने वाले समय पर भारत और यूक्रेन के रिलेशंस को डेवलप करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या रशिया को लेकर कोई बातचीत की गई है? नहीं। मतलब क्वेश्चन ये भी था ना कि भारत अगर रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है तो क्या इसके ऊपर कोई डिस्कशन हुआ है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो यहाँ पे बोला गया नहीं, ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। क्या यूक्रेन ने सवाल उठाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का कहना यह है, वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद बोलते हैं। उन्होंने यहाँ पर कोशिश की है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में नए सॉल्यूशंस निकालने की, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता है रशिया ने कुछ कंट्रीज़ को बुलाया था, कुछ कंट्रीज़ के लीडर्स को बुलाया था ताकि इस वॉर का एक सोल्यूशन निकाला जा सके जो रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है लंबे समय से। उसको लेकर पीएम मोदी को भी बुलाया गया था, वहाँ पे गए थे, हमने देखा था, कई सारे आर्टिकल्स यहाँ पे डिस्कस किए गए थे। तो वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की जो यहाँ पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, ये थैंक यू बोलते हैं भारत को कि भारत ने लगातार यूक्रेन की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट किया है। तो वही यहाँ पर चीज़ें बात हुई हैं। उसके अलावा फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब ने कंफर्म किया है कि देखिए जो भी डिस्कशन हुआ है, इस डिस्कशन में हर एक चीज़ फोकस पे यही थी कि कैसे हम कैसे इंडिया जो है वो मीडिएशन करके रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट्स को थमा सकता है। उसको लेकर ही ज़्यादातर डिस्कशन हुए कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होंगे यही एक रास्ता है शांति की तरफ बढ़ने का। तो वो यहाँ पर क्लियर होता है, ये सारी चीज़ें समझ गए। अब एग्जाम के लिए कुछ ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ नहीं है। इंडिया यूक्रेन के संबंध कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कहोगे तो मैं पीपीटी में वो डेटा लगा दूंगा, तो उसको चाहो तो आप आराम से रीड कर सकते हैं, डोंट वरी, उसके लिए परेशान ना होइएगा। चलिए अब आते हैं यूपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्टिंग में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि जो कुदियत्तम है इसके रेफरेंस में आपके पास में 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से चारों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, कल पढ़ाया था ना, कुदियत्तम क्या है? एक संस्कृत थिएटर ट्रेडिशन है जो केरला में परफॉर्म किया जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस यहाँ पर दिए जाते हैं ये डांस परफॉर्म करते करते। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं जो यहाँ पर गाना बजा रहे होते हैं, है ना, फिर उस धुन पर यहाँ पे परफॉर्मेंस करने वाले ये सब लोग होते हैं। ये डांस केरला का एक मास्टरपीस है और यूनेस्को ने यहाँ पर इसको एक इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का टैग भी दे रखा है। ध्यान रखिए, दुनिया में एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल थिएटर फॉर्म ये कहलाया जाता है, जो कि स्पेशली केरला से बिलोंग करता है। समझ गए? चलिए आगे आते हैं और उसके बाद करते हैं हम लोग यहीं पर अपने सेशन को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, मिलेंगे शाम को। यार कल मैं शाम वाला वीडियो नहीं लेकर आ पाया था यार, मेरे को हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हो रहे हैं इस समय पर, स्पेशली सर में दर्द बहुत ज़्यादा है। मतलब पहले इतना नहीं होता था, फ्रीक्वेंटली हो रहा है। कोई सजेशन हो तो बताओ। चलो देखते हैं, फिलहाल अभी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। अभी शाम वाला वीडियो कल नहीं लेकर पाया था, लेकिन परेशान ना होइएगा, कल वाला कंटेंट जो है बना हुआ रखा हुआ है, तो उसको मैं आज वाले कंटेंट में मिला के शाम को 8:30 बजे पोस्ट कर दूंगा, तो उसको देखिएगा, मजा आएगा आज शाम में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।